तो आज के इस प्रोग्राम में वास्तु शंका समाधान कार्यक्रम में चौबनेर जैन समाज का हार्दिक अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कुमारी प्रतीक्षा जैन चौबनेर, सीधा सीधा वो आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रारंभ करें। प्रतीक्षा जी। सभी को सादर जय जय। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आरिका 105 नंदीश्वरी माता जी की जय। हरिहंतु को नमस्कार, सिर से तुमको नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपाशनिराय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमि, वास पूज्य पूजित सुरिराय। विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल, शांति कुंतुर मलिना। तीर्थंकर के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। हरिहंतों को नमस्कार, सिर से तुमको नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। सभी को सादर जय जय। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया प्रतीक्षा जैन ने। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे श्रीमान अमित जी छाबड़ा चौबनेर से, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष भी है। तो मैं भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं, और निवेदन करता हूं कि अपने हृदय उद्गार प्रकट करें इस शिविर के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से। उनका क्या संदेश है? अमित जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा आप। मैं रमेश जी पंडित जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए कहा, मैं आप लोगों से जुड़ पाया। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है आप लोग जो कर रहे हो, कि इससे वास्तु के बारे में सबको नॉलेज हो जाती है। एक चीज वास्तु से अगर अपन सब चीज का मतलब अपने घर का या दुकान का या जहाँ के भी अपन बनाना चाहें, उसमें बहुत आत्मिक शांति तो मिलती है, सबको मन से शांति मिलती है, भाई अपना काम सब सही है अपन ने जो किया। क्योंकि दूसरी चीजें जो आती है वो फिर बाद में ये नहीं आप कह पाते कि अपन किसी कारण से अपने वास्तु के कारण से अपना ऐसा हुआ। तो कम से कम वो चीज तो एक प्रॉपर जो पुराने तरीके से थी वो सही हो जाए सबकी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और अच्छी शुरुआत है। हमारे यहाँ अभी नंदीश्वरी माता जी का चतुर्मास भी है इस बार। तो वैसे पिछले 5 साल से 2016 में हुआ था, उसके पहले 2011 में हुआ था। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, इस बार हमारे चतुर्मास भी है। मैं आप सबको निमंत्रण भी देता हूँ कि हमारे यहाँ चतुर्मास में पधारें और हमें पूरा सानिध्य मिले, माता जी का भी आप लोगों का भी। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए वापस पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमेशा इस तरह से आगे और भी अच्छे कार्यक्रम जो भी आप वास्तु के अलावा भी कुछ अगर होता है तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सारस्वत विद्वान श्रीमान पंडित रमेश चंद्र जी चौबनेर वालों का। बहुत बहुत अभिवादन है आपका, आभार प्रकट करते हैं आपका कि आप समाज के साथ में आज इस कार्यक्रम में आप जुड़े।
और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के दौरान जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, अपना अपना भाव उद्गार प्रकट करें। अनम्यूट कर लीजिएगा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। रमेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा आप। आवाज आई ना? अब आ गई, अब आ गई। जय बराबर। बोलिए चतुर्विंशति भगवान की जय। परम आदरणीय पंडित राकेश जी हरकारा, जो विगत 15 दिन से वास्तु के माध्यम से कभी कभी मैं भी जुड़ा, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से आपकी वाणी के माध्यम से वास्तु के संबंध में बहुत कुछ सुलझने का मौका मिला। और मैं देख रहा हूं कि ये पारुल जैन सतना, ये तो संभवतः प्रतिदिन जुड़ती थी। जब जब मैं जुड़ा, जब जब आपको देखा, और आपका वास्तु में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। निश्चित रूप से वास्तु एक वास्तविक कला का नाम है। और राकेश जी से तो पहले भी हम कम से कम 10 साल पहले मुखातिब हुए थे, जब यहाँ पूज्य महाराज श्री के साथ आप यहाँ जोमनेर में पधारे थे, तो हमारा प्रत्यक्ष मिलन था उनसे। तो उनकी उदारता, उनकी सरलता निश्चित रूप से क्या कही जाए, वो वर्णनातीत है। और मैंने भी इनसे निवेदन किया था कि हम भी एक दिन अपना इस प्रकार का समाज के माध्यम से कार्य कराएंगे। लेकिन आज थोड़ी सी गलती ये रही कि पहले मैंने भी नहीं टोका कि वो लिंक नहीं आया, और मैं ये मोबाइल के माध्यम में थोड़ा सा कम जानता हूँ, इसलिए थोड़ी सी चूक हुई। खैर, ट्राई अगेन। चूक हुई तो हुई, लेकिन जितने लोग जुड़े वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं तो राकेश जी से यही बात कहूंगा कि अपना जो आपका ये स्वाध्याय का क्रम है, दूसरों को ज्ञान बांटने का क्रम है, हमेशा आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि कहा है सरस्वती के भंडार की बड़ी ये पूरा बात, और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो निश्चित रूप से राकेश जी के ज्ञान में और वृद्धि होगी, और यश पताका आपकी फहराएगी। ऐसी भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्ञान को लें और निश्चित रूप से जन उपयोगी बनाएं। अपने लिए भी इसका उपयोग करें और दूसरों के लिए भी इसका उपयोग करें। सभी के लिए बहुत बहुत जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब रमेश जी। आप जुड़े, दिल से जुड़े, क्योंकि जुड़ने में तो लोग रोज जुड़ते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। भगवान से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं, या यूँ कहते हैं कि मैं भगवान से जुड़ने के लिए जा रहा हूँ मंदिर में, रोज जाते हैं। लेकिन जुड़ना अलग चीज है। प्रतिदिन आप लोग जुड़ते हैं, ठीक है। आज संख्या जरूर कम है, कुछ गलतियों की वजह से आज संख्या कम रह गई, वरना वास्तु संख्या समाधान का प्रोग्राम लगभग अच्छी संख्या रहती है। लेकिन जो भी है, कोई बात नहीं, जितने आए उतनों का स्वागत है। मैं इतना कहना चाहता हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से। वैसे मैं तो कभी गाता ही नहीं हूँ आप लोगों के सामने, इतना शिविर 15 दिन हो गए, शायद कभी मैंने पंक्तियां नहीं गाई और आपने सुनी भी नहीं होगी हमारे मुख से। लेकिन आज रमेश जी की बात सुन करके आज हमारे मन में भी आया कि चलिए 2 पंक्तियां हम भी गा लेते हैं। कोई उम्मीद लेकर के तुम्हारे दर पे आया है, कोई उम्मीद लेकर के तुम्हारे दर पे आया है, तुम्हें अपना बना के दर्द दिल सारा बताया है।
कोई उम्मीद लेकर के तुम्हारे दर पे आया है। अब रमेश जी ने जो बात कही है उस बात का जवाब इस पंक्ति में आएगा। कोई समझा नहीं आकर तेरे दर पर, कोई समझा नहीं आकर तेरे दर पर, नजर में झांक पाया वो जो तुमको जान पाया है, नजर में झांक पाया वो जो तुमको जान पाया है। और साथ में किसको आशीर्वाद मिलता है? प्रभु का। जैसे अभी रमेश जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि विद्वान आदमी है, इनकी बात को ही मैं पंक्तियों के माध्यम से बोल रहा हूँ आपसे। तेरी रहमत बरसती है, तेरा आशीष है उसको, तेरी रहमत बरसती है, तेरा आशीष है उसको, दिले जिसने बसा करके तुझे अंतस में गाया है, कोई उम्मीद ले करके तुम्हारे दर पे आया है। शायद आज पहली बार रमेश जी की बात सुन करके और कुछ बोलने का मन हो गया, वरना तो 15 दिन से चुपचाप ताला लगा रखा था मैंने, बस वास्तु के विषय में बोलता था मैं। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी श्रोताओं को, आप वास्तु से संबंधित अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा सामने रख सकते हैं। पूरा प्रयास करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का शांत करने का। आप हैंडशेक कर सकते हैं, जिसको जो भी प्रश्न पूछना है वह हैंडशेक कर दे और मैं आपसे प्रश्न लूंगा। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं कि वास्तु के 4 पार्ट होते हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं है वास्तु, निर्माण तक ही सीमित नहीं है वास्तु। वास्तु 4 भागों में बांटा गया है। प्राण ऊर्जा, भवन निर्माण, तीसरा उसमें रहने वाले लोग, और चौथा समय। प्राण ऊर्जा से मतलब होता है कि जिस स्थान पर हम भवन निर्माण कर रहे हैं उस स्थान की ऊर्जा कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है, क्या अनुकूल है, यह प्राण ऊर्जा है। फिर हमने सिर्फ शास्त्र के अनुरूप जो भवन निर्माण किया, यह भवन निर्माण दूसरा पार्ट आ गया, दूसरी इकाई आ गई। तीसरी इकाई वास्तु की है, उसमें रहने वाले लोग, भवन में रहने वाले लोग, उनका आचार और विचार कैसा है, उनकी दैनिक चर्याएं कैसी है, उनकी गतिविधियां कैसी है। जैसी उनकी आचरण होगा वैसे ही ऊर्जा वहां पर प्रोडक्शन होता रहेगा, उस ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा, वो ऊर्जा वह निर्मित होगी और उस भवन के अंदर स्टोर होती रहेगी। चौथा आता है समय। हम कौन सा कार्य किस समय पर कर रहे हैं, उस समय का हमारे उस कार्य की सिद्धि से बहुत गहरा संबंध होता है। गलत समय में किया हुआ कार्य हमें गलत परिणाम देता है और अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में किया हुआ कार्य हमें अच्छा परिणाम देता है।
यहाँ पर भाई पंडित श्री रमेश कुमार जी जोगनेर ये अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। हेलो जी रमेश जी। जी पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि ज्यादातर रसोई जो है ना आग्नेय कोण में बनती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि वायव्य कोण में भी रसोई बनती है, तो बन सकती है या नहीं, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ा जाता है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में ब्रह्म स्थान में एक वेदी बनाई जाती हिंदू परंपरा में, वहां तुलसी का पेड़ लगाया जाता है, और दूसरी तरफ अपन ये कहते हैं कि ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ा जाता है। तो तो इन दोनों प्रश्नों को स्पष्ट करने का कष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और शायद काफी लोगों के मन में ऐसी शंकाएं होती होगी, ऐसी जिज्ञासाएं होती होगी जानने की। आग्नेय कोण में रसोई का निर्माण किया जाता है, वह इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर अग्नि तत्व है। दूसरा आपने प्रश्न रखा, क्या वायव्य कोण में भी अग्नि का वास हो सकता है? क्या वहां पर भी हम किचन बना सकते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया भी था शिविर के माध्यम से भी, कि हमें कोई भी व्यवस्था को अगर हमें स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें तत्वों का नेचर जानना होगा कि उन तत्वों का आपस में मित्रता है या शत्रुता है। जैसे कि अग्नि और वायु दोनों में मित्रता होती है, अग्नि और जल में शत्रुता होती है। तो जहां पर जल का स्थान है, जिस स्थान पर जल तत्व है, वहां पर हम अग्नि से संबंधित कार्य स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर वायु तत्व है, तो वायु तत्व के साथ में हम अग्नि तत्व को स्थापित करते हैं, तो वायु तत्व हमारा अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसका प्रभाव और अच्छा बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम मित्र के घर में रहे तो मित्र हमें लाभ ही पहुंचाएगा, लेकिन अगर हम शत्रु के घर में रहेंगे, शत्रु के साथ में रहेंगे, तो शत्रु हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। दूसरा प्रश्न आपका आया है कि ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ब्रह्म स्थान अर्थात आत्मा। जैसे इंसान का ब्रह्म स्थान कौन सा है? आत्मा है। आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखना है, इसलिए इस आत्मा में कोई बुरी चीजें, बुरे विचार प्रवेश नहीं करने चाहिए। आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है रमेश जी, किसी चीज की? उसी प्रकार से जो हमारा भवन का ब्रह्म स्थान होता है, उस ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ने का जो निर्देश दिया गया है, वह ऐसे उद्देश्य से दिया गया है कि ताकि उस स्थान पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न करे। अब जैसा मैंने कहा, ब्रह्म स्थान नाम ही उसका ब्रह्म स्थान, ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात आत्मा, अर्थात चैतन्यता। तो वहां पर अगर वेदी का निर्माण करते हैं तो बहुत सुंदर बात है, उसमें कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा है। वैष्णव संप्रदाय में तुलसी की स्थापना इसीलिए की जाती है क्योंकि उसे वो पूजने मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो ब्रह्म स्थान हमेशा आराधना के लिए उपयुक्त स्थान है, इसलिए ब्रह्म स्थान पर हम वेदी अगर बनाई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। बाकी ब्रह्म स्थान को कभी भी ठोस, थोड़ा खाली रखना चाहिए, ठोस नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का निर्माण ब्रह्म स्थान पर बीम आदि नहीं रखने चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूँ शायद हमारे पंडित साहब रमेश कुमार जी बात से संतुष्ट है। बिल्कुल साहब संतुष्ट हैं, लेकिन इसी में प्रश्न एक और जुड़ता है, ये तो खुले चौक की बात हो गई, और मान लो बंद चौक होता है या हॉल होता है, तो फिर उसमें ब्रह्म स्थान की अपन कैसे चर्चा करें? ब्रह्म स्थान माना जाता है हमारे पूरे परिसर का। जब हम एक कोने से ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर और वायव्य कोण से हम आग्नेय कोण में जब लकीर खींचेंगे और जहां से वह क्रॉस करेगी वो हमारा ब्रह्म स्थान है। तो उस ब्रह्म स्थान को हमें खाली रखना है कि कहीं किसी प्रकार की दीवार ना आ जाए। तो अगर होल भी होता है तो बीच का स्थान तो खाली है, कोई तकलीफ नहीं है। अगला प्रश्न कर रही है हमारे पारुल जी जैन सतना से। आप बहुत दिनों बाद प्रश्न किया है पारुल जी, बोलिए पारुल। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जी। मैं ये बोल रही थी, अभी आपने जो भजन गाया कि हाँ। जब ईश्वर की रहमत हो तो हमें ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, हमें ऐसे संयोग मिल जाते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ ईश्वर की रहमत हुई कि मैं आपके वास्तु वाले इससे जुड़ी। और पहले मुझे कुछ भी मतलब ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था, बट मैंने आपकी क्लास जब ज्वाइन की मुझे इतना इंटरेस्ट हो गया, अब मुझे आगे भी सीखने का मन है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाह रही थी। बोलिए। सही क्या है गलत क्या है ये सब समझाते हैं आप, झूठ क्या है और सच क्या है ये सब बताते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ वास्तु ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने विचार इस प्रकार से हमारे विषय में रखे, और साथ ही हमारे साथ में जुड़े हैं उमेश कुमार जी। तो मैं उमेश कुमार जी से उनका प्रश्न लेना चाहूंगा। आपको सादर नमस्ते, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं अभी खड़गापुर में निवासरत हूँ। हायर सेकेंडरी खड़गापुर में उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। यहाँ मैंने प्लाट लिया है और मुझे न्यू मुहूर्त कराना है और उसमें बोरिंग करवाना है, तो क्या यह सही समय रहेगा क्या? देखिए, न्यू आपको करवाना है, मुहूर्त आपको करवाना है, तो इसके अंदर जो है नक्षत्र देखा जाता है, और नक्षत्र के साथ में जो है तिथि देखी जाती है, इसके साथ वार देखा जाता है, इन तीनों का संयोग देखा जाता है, और तीनों का संयोग के साथ में आपका चंद्रबल देखा जाता है कि आपका उस दिन आपका चंद्रबल अच्छा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज ज्योतिष का विषय है। आप आपके नाम से मुहूर्त निकलाएंगे, उसी दिन आप ये कार्य कीजिएगा, बिना मुहूर्त के आप मत कीजिएगा। क्या होता है, आप अगर खुदाई का कार्य करवा रहे हैं, इसमें अधोमुखी नक्षत्र का होना आवश्यक है, और अगर आपने अधोमुखी नक्षत्र के स्थान पर ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में कार्य कर लिया, तो फिर आपका कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक प्रश्न और है सर। मेरा जॉबनेर में प्लाट है और भाई साहब रमेश जी भाई साहब से कई बार कह चुके हैं कि हमारा वो प्लाट थोड़ा दिखवा दे, हमें दिखवा दे, बिकवा दे। तो क्या मेरा कोई ऐसा कर्म का उदय है कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है? क्या उसमें कोई ऐसा प्लाट में कुछ दिक्कत है कि कोई सुन नहीं रहा है, बिकवा नहीं रहा है? कोई चर्चा ही नहीं है। मैंने अभी एक बात बहुत अच्छी आपको बोली है। जॉबनेर के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कृपया मुझे मोबाइल नंबर दे दें तो आप लोगों से संपर्क कर सकूं। मेरे भाई साहब तो है ही रमेश जी भाई साहब, आप लोगों से संपर्क हो जाए, मेरे पास रजिस्ट्री है,
आप बाकायदा देख सकते हैं, और यदि आप लोगों की मानसिकता है तो वो प्लाट आप लोग भी देख सकते हैं। तो आपसे श्रीमान जी से निवेदन है कि क्या उसमें समस्या आ रही है। मैंने चैट बॉक्स के अंदर नंबर डाल दिया है। हाँ, आप चैट बॉक्स में से नंबर नोट करके और व्यक्तिगत मुझे बाद में संपर्क कर लें। आपका प्लाट बेचना है या नहीं बेचना है ये तो जॉबनेर वाले बताएंगे, उनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपने भूमि खरीदी और उस भूमि का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसके पीछे जिस समय पर आपने भूमि को खरीदा है हो सकता है आपने गलत समय पर रजिस्ट्री करवा ली, गलत मुहूर्त में आपने सौदा किया हो। क्योंकि मैंने बताया था वास्तु का चौथा जो भाग है, चौथी इकाई है, वह समय है। इसका भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है निशि शाह। अगला प्रश्न निशि शाह से लेंगे। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। निशि जी कहाँ से आपका मैं हेलो, मैं एक्चुअली हूँ बैंगलोर से, पर हम लोग ने अभी घर लिया है मुंबई में। तो वो पूछना था कि मंदिर कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। मंदिर ईशान कोण में लगाना चाहिए संभव किया, और ईशान कोण में अगर नई स्थान बनता है तो ईशान कोण से नजदीक में आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा भी ले सकते हैं। ईशान पूर्व में। ईशान में। अच्छा अच्छा। वो हमारा घर जैसे ओपन होता है वो वेस्ट की तरफ है, और सामने एक वॉल है, वो वेस्ट की साइड ही है। वेस्ट की साइड आपका फेसिंग है क्या? हाँ हाँ, वेस्ट की साइड फेसिंग है। वेस्ट की साइड फेसिंग है तो लास्ट में जो है, हाँ। लास्ट में राइट हैंड पर, अच्छा आपका बैक साइड में राइट हैंड पर आपका मंदिर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न यहाँ पर उमेश कुमार जी का हो गया, पंडित रमेश जी का प्रश्न हो गया। यहाँ पर कोई जॉबनेर वाले अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आज जॉबनेर वाले भी जुड़े हुए हैं। बोलिए। करो क्या, कुछ पूछो, कुछ पूछो। नितिन सुरेश जैन परिवार उदगीर, ये उदगीर से है। नितिन जी आपने हैंडशेक किया हुआ है प्रश्न के लिए। अब अपना वीडियो ऑन करके अपना प्रश्न कीजिएगा। आप अनम्यूट कर लीजिएगा नितिन जी अपने आप को। नितिन जी शायद हट गए, चले गए किसी कारण से। अगला प्रश्न यहाँ पर 1008 नाम से आ रहा है, जिसपे 1008 लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता, हालांकि 1008 भगवान के लक्षण होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। आपका मुझे परिचय दीजिए। हेलो, मैं संध्या जैन रायपुर से बोल रही हूँ। जयपुर से? रायपुर से। रायपुर से, बोलिए। जी हाँ, मुझे ये पूछना था कि यदि घर का वायव्य छत की लेवल से ऊपर हो तो क्या कोई परेशानी होती है? देखिए, घर का वायव्य अगर छत की लेवल से ऊपर होता है
तो इससे शुभ संकेत नहीं माना जाता। जी, इससे कोई परेशानी? परेशानी एक्चुअली घर के जो बच्चे लोग होते हैं जी, उससे संबंधित परेशानियां पैदा होती हैं कि किस कोई संबंधी? अगर किसी का मान लो विवाह संबंध लायक कोई बच्चे हैं तो जी। विवाह संबंध में रुकावटें आ जाती है, या बच्चे जो है जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, अच्छा जी, इस प्रकार के दोष उसके आते हैं। अच्छा। तो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तो निवारण के लिए जो नैऋत्य कोण होता है, जी, नैऋत्य कोण को ऊंचा कर लेना चाहिए। वायव्य से ऊंचा? वायव्य से थोड़ा सा ऊंचा कर लेना चाहिए नैऋत्य कोण को। जी, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूँ। हमारे अजीज है ये और बहुत अच्छे प्रेमी इंसान है जिनका मैं नाम पुकार रहा हूँ, भाई कमलेश जी पारिक निवाई से। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम कमलेश जी, प्रणाम। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि साउथ फेसिंग में आग्नेय कोण से लेके नैऋत्य कोण तक क्या है कि नैऋत्य कोण तक बालकोनी निकली हुई है 4 फीट की, मगर वो एक मिनट धीरे बोलिए। साउथ फेसिंग में आग्नेय कोण से लेके नैऋत्य कोण तक बालकोनी निकली हुई 4 फीट की। ठीक है। अब उसमें क्या है, वो नैऋत्य कोण वाला जो कोण है ना, तो वो 4 फीट उधर से 4-5 फीट कटा हुआ है बालकोनी। मतलब जैसे 25 फीट का फ्रंट है ना, तो 20 फीट तक ही बालकोनी बनी हुई है, 5 फीट कटी हुई है। तो वो उसको नुकसानदायक है अपने लिए क्या, या उसकी बालकनी जो है वहां तक बना लेना चाहिए, हमें नैऋत्य कोण पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा, मगर वो क्या इसलिए छोड़ा हुआ था कि वो 5 फीट जो जगह छोड़ी हुई है ना, उस जगह क्या बोरिंग था, तो वो बोरिंग कवर हो जाएगा फिर अगर उसको कवर करेंगे तो करेंगे नहीं करें? बोरिंग आपका होना ही नहीं चाहिए नैऋत्य कोण में। हाँ, मगर वो अगर उसको कवर कर लेंगे तो वो बालकोनी के नीचे आ जाएगा। कमलेश जी, मुझे याद आ रहा है आप जिस दोस्त की बात कर रहे हो, मैं आपके विजिट में उस दोस्त का जिक्र कर चुका हूँ। आपके विजिट कर चुका हूँ। बालकोनी को कवर कर ले पूरी कंप्लीट कवर कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारे बीच में लेते हैं राजेश जी सेठी जॉबनेर से। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा राजेश जी। पंडित जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम, वंदन। आपके साथ में मेरे शिक्षा देने वाले रमेश जी गुरु जी को भी जय जिनेन्द्र, प्रणाम, वंदन। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी की जो संपत्ति पूर्वजों से अपने को मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर मिलती है, उसमें क्या वास्तु दोष होता है, और अगर होता है तो उसका निवारण किस तरह से किया जाए? ये वास्तु दोष पे डिपेंड करता है हमें बीमारी क्या है। हमने किसी लड़के को गोद लिया है, हमारे लड़का नहीं था लेकिन लड़के को गोद ले लिया, अब उस लड़के को बीमारी क्या है, दवा उसी हिसाब से दी जाएगी। उसको बीमारी क्या है सबसे पहले ये तो पता चले। नहीं, जो संपत्ति अपने को मिलती है, जैसे कि एक फादर की तीन लड़के होते हैं तो तीनों को 3 कमरे मिलते हैं, तो अब ये तो पता नहीं चल पाता कि कौन से कमरे में वो वास्तु दोष है और कौन से में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ये आपको पता नहीं चलता कि कौन से कमरे में वास्तु दोष है और कौन से कमरे में नहीं है। तो जो वास्तु के जानकार है उनसे परामर्श लेना होगा आपको, अगर आपको पता ही नहीं है। ठीक है भाई, हमें तकलीफ हो रही है, अब हमें ये नहीं पता कि हमें बीमारी क्या है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर संबंधित जांच करता है तो बताता है कि तुम्हें ये बीमारी है, ये तकलीफ है शरीर में, उसके दवा लगती है, फिर उसका निवारण होता है। मतलब परामर्श लेना पड़ेगा। या तो खुद को नॉलेज होना चाहिए, और अगर हमें नॉलेज नहीं है तो जिसको नॉलेज है उससे परामर्श ले। बिल्कुल साहब। पंडित जी, रमेश जी पंडित जी को इनवाइट करके आप भी पधारे हैं जॉबनेर, तो एक बार बिल्कुल जरूर। चलिए अगला प्रश्न, ऐसे सभी लोगों के प्रश्न आ गए हैं। एक अंतिम प्रश्न अगर कोई करना चाहता है
तो मैं सभी के लिए खुला आमंत्रण है एक अंतिम प्रश्न के लिए। इस समय की बाध्यता है, समय समाप्त हो रहा है। लेट शुरू हुआ था तो हमने वहां पर 10 मिनट आगे दे दिए। कोई बोल रहा है? 1008 संध्या जी। भैया जी मुझे ये पूछना था कि नैऋत्य को पैक रखना चाहिए बोलते हैं, और अभी एक भाई साहब पूछ रहे थे कि वहां पर बोरिंग है, तो क्या उचित है? मैंने इसका जवाब उनको दिया है कि बोरिंग वहां पर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। मैंने उनको जवाब भी दिया है ये कि बोरिंग अच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नैऋत्य तो मतलब होल होना ही नहीं चाहिए वहां पर। होल मतलब छेद नहीं होना चाहिए। जी हाँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सुना है आपने। यदि हम बोर कराते हैं तो फिर वो हमारे लिए तो नुकसानदायक होगा ना? हाँ, अगर हम नैऋत्य में बोर कराते हैं तो हमें नुकसानदायक है, जी। इसलिए हमें नैऋत्य में बोर नहीं कराना चाहिए। बोर कहाँ कराएं फिर? बोर कराने के लिए आपका ईशान कोण है, क्रॉस को छोड़ करके या पूर्व की तरफ कराया या उत्तर की तरफ कराया। अच्छा। और आपने एक चीज बताई कि ईशान में मंदिर बनाना चाहिए, ईशान कोण में, तो प्रॉपर ईशान कोण में मंदिर बना सकते हैं? प्रॉपर ईशान में मंदिर बना सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं। जब अच्छा, फिर ऐसा भी सुनने में आता है कि ईशान भारी नहीं होना चाहिए। हाँ, भारी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन मंदिर बना सकते हैं ना। मंदिर तो छोटा होता है। ईशान का निर्माण अन्य दिशाओं की अपेक्षा से छोटा निर्माण होना चाहिए। अगर रूम आदि में बनाते हैं तो अन्य दिशाओं की अपेक्षा ईशान का रूम कमरा छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अच्छा, ईशान में सो सकते हैं कि नहीं, ईशान कोण में? ईशान कोण में छोटे बच्चे सो सकते हैं। अच्छा। और बुजुर्ग? बुजुर्ग जो प्रौढ़ अवस्था में जो प्राप्त हो चुके हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, सीधे बुजुर्ग वह सो सकते हैं। 50 वर्ष के ऊपर से लोग जिनकी उम्र है वो सो सकते हैं? स्पष्ट बात यह है कि दंपत्ति को नहीं सोना चाहिए, किसी ऐसी महिला को नहीं सोना चाहिए जो माहवारी जिनको आती है। जी हाँ। जी। ठीक है। अगला प्रश्न, बस लास्ट प्रश्न हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे अच्छे प्रश्न किए आप लोगों ने, और वाकई में ऐसी ही प्रश्न होने चाहिए कि जिसकी जानकारी अकेले आपके लिए काम की नहीं हो, बल्कि सभी के लिए काम की हो। और आज सभी ने बहुत अच्छे प्रश्न किए। आज के कार्यक्रम के जुड़ने के लिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर संडे को सायंकाल 8 बजे से वास्तु शंका समाधान कार्यक्रम हमेशा रहता है। आज किसी कारण से लोगों को नहीं जोड़ पाए थे, इसलिए आज संख्या कम नजर आ रही है। अगली बार आप जुड़े, और कोई भी आपका प्रश्न हो, और आप ही नहीं बल्कि आपके जो मिलने वाले परिचित लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी आप इस कार्यक्रम पे लाए। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए मैं सभी से इजाजत चाहूंगा। जय श्री। आपको भी जय जिनेंद्र। जय